जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे बलिदानी राजगुरु की। जब बात राजगुरु की हो तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान जाता है बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के साथ हंसते हंसते फांसी चढ़ने वाले हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु का। पर आज उनकी बात नहीं करेंगे। एक और राजगुरु भी थे और ये भी अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए थे। और शिवराम हरी राजगुरु से लगभग 125 वर्ष पहले 6 दिसंबर 1806 को, जी हां, मैं बात कर रहा हूं जय राजगुरु की, जय कृष्ण राजगुरु की। 29 अक्टूबर 1739 को उड़ीसा में जय राजगुरु का जन्म हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ी बहादुरी से लड़े और बलिदान हुए। पर दुर्भाग्य इस बात का कि उड़ीसा से बाहर आज इनको जानने वाले बहुत कम लोग होंगे। इतिहास के पन्नों ने भी इनके साथ इंसाफ नहीं किया और हमने भी इनके ऊपर वीडियो बनाने में बहुत देरी की। जैसा मैंने बताया, 29 अक्टूबर 1739 को उड़ीसा में इनका जन्म हुआ, पुरी जिले के वीर हरे कृष्णापुर गांव में। मां हरमनी देवी और पिता चांद राजगुरु। असल में इनका सरनेम था महापात्र, पिता थे चांद महापात्र, पर चूंकि वो खोरधा राज्य के राजगुरु थे इसलिए टाइटल लगता था चांद राजगुरु। बल्कि जय के दादा भी खोरधा राज्य के राजगुरु रहे अपने समय में, गदाधर राजगुरु। और आगे चल के जय भी राजगुरु बनने वाले थे खोरधा राज्य के। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी इनकी कम उम्र में ही। जय बहुत प्रतिभाशाली थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे। वेद, शास्त्र, पुराण, काव्य, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान सब में बहुत बड़े पारंगत थे। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने शायद 1000 या 2000 तो संस्कृत श्लोकों की रचना की थी। घुड़सवारी, युद्ध विद्या, उसमें भी पारंगत थे। बेटा जवान हो गया था, मां चाहती है कि अब ये विवाह कर ले, लेकिन इन्होंने संकल्प लिया था आजीवन ब्रह्मचारी रहकर मातृभूमि की सेवा करने का, और ऐसा ही फिर इन्होंने निभाया। उड़ीसा में पुरी के निकट एक छोटा सा राज्य था खोरधा, जिसकी स्थापना होती है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भोई वंश के प्रथम राजा रामचंद्र देव प्रथम द्वारा। और ये वो समय है जब भारत में मुगल साम्राज्य का भी विस्तार हो रहा है। और जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ तो उड़ीसा भी उनके आधिपत्य में आ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगलों का पतन हुआ तो मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। और इधर मुगलों के पतन के बाद बंगाल के नवाबों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। पहले तो वो एक सूबेदार थे मुगलों के, फिर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उड़ीसा उनके कब्जे में था। पर जब मराठों का साम्राज्य बढ़ा तो उन्होंने बंगाल के नवाब को मजबूर किया। अलीवर्दी खान नवाब है, 1751 का वर्ष है, उसको मजबूर करते हैं, वो उड़ीसा अब मराठों के प्रभुत्व में आ जाता है। लेकिन खोरधा छोटा सा राज्य उसी उड़ीसा में, वो आजाद है। अब क्या होता है इसके बाद, देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सिराजुद्दौला हार जाता है। और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसमें तो कई देसी राजा कई सारे थे। बंगाल की तरफ से मीर कासिम था। फिर से अंग्रेजों की जीत होती है और इसके बाद तो बंगाल पर 1772 में पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो अब बंगाल के मालिक अंग्रेज बन बैठे और उधर भारत में मराठा साम्राज्य सबसे पावरफुल साम्राज्य है। तो अब अंग्रेजों और मराठों के बीच में टकराव होना था और इस टकराव में खोरधा की भी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होने वाली थी। उन दिनों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। अब मैड्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच का जो हिस्सा था वो उड़ीसा था। उड़ीसा पर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि थी। उड़ीसा के बड़े हिस्से पर मराठों का प्रभुत्व था और खोरधा छोटा सा राज्य भी वहीं था। 1780 में खोरधा के राजा दिव्य देव सिंह
जय महापात्रा को अपना राजगुरु अपॉइंट करते हैं। उस समय जय 41 वर्ष के थे। वो बहुत ही मेहनत से दिन रात एक करके एडमिनिस्ट्रेशन को सही करते हैं। राज्य की हालत अच्छी नहीं थी। कुछ समय बाद खोरधा के राजा दिव्यदेव सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब जय उनके नाबालिग पुत्र को मुकुंद देव सेकंड को राजगद्दी पर बैठाते हैं। उधर दिव्यदेव सिंह राजा जिनकी डेथ हो चुकी, उनका भाई है श्याम सुंदर देव। श्याम सुंदर देव अपना दावा ठोक देता है कि खोरधा का मैं राजा बनूं। मुकुंद देव सेकंड तो अभी बच्चा है। अब चाचा भतीजे के बीच वो जो सत्ता संघर्ष था, इसका लाभ अंग्रेज उठाने की कोशिश करते हैं। वो श्याम सुंदर देव को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पर उस षड्यंत्र को जय राजगुरु विफल कर देते हैं। श्याम सुंदर देव को वो राजा नहीं बना पाते। तो अंग्रेज चाहते थे कि कठपुतली राजा वहां बैठ जाए तो हमारे मंसूबे पूरे हो सकते हैं, पर जय राजगुरु ऐसा नहीं होने देते। अब अंग्रेजों की आंख की किरकिरी जय राजगुरु बन जाते हैं। उनकी निगाह तो पूरे उड़ीसा पे थी। आखिरकार होता यह है कि 8 सितंबर 1803 को गंजम एक जगह मैड्रास प्रेसिडेंसी में थी। गंजम में उन्होंने अपना किला बना रखा था। अंग्रेजों की प्लानिंग है कि गंजम से वो एक रोड बनाएं, यानी मैड्रास प्रेसिडेंसी को कनेक्ट करें बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ बाई रोड, और चिल्का लेक के साथ से ये रोड होता हुआ बालासोर तक जाए। तो ये रोड बनाना है। ये रोड कैसे बने? ये तब बने जब वो मराठों को वहां से हटाएं। ये तब बने जब खोरधा के राजा इसको बनने दें। वर्ष 1798 में मुकुल देव सेकंड ने गद्दी संभाली। इसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि मराठों के विरुद्ध हमारे अभियान में यदि तुम हमारी मदद करो, सैन्य सहायता दो, तो हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, और साथ ही वो 4 परगने जो कभी खोरधा राज्य का हिस्सा हुआ करते थे और अब मराठों के प्रभुत्व में थे, वो तुम्हें हम वापस दिला देंगे। हाँ, अपने 3000 पाइक सैनिक हमारे साथ इस अभियान में शामिल हों। 3000 सैनिक हमें दो। जय राजगुरु इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राजा मुकुल देव सेकंड ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। और इसके बाद 8 सितंबर 1803 को गंजम चिल्का लेक से नीचे साउथ में हम देखेंगे, वहां गंजम स्थान है। गंजम में उनका दुर्ग था। वहां से उनकी सेना चलती है कर्नल हारकोट के नेतृत्व में, और ये चिल्का लेक के साथ साथ उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर को पुरी पर इनका कब्जा हो जाता है। पुरी पवित्र शहर, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, और वहां अंग्रेजों का कब्जा। अंग्रेजों ने साजिश रची। वो मंदिर के ही कुछ पुजारियों को अपने साथ मिला लेते हैं और उन पुजारियों से ये कहलवा देते हैं। पुजारी कहते हैं कि हमने भगवान जगन्नाथ से पूछा कि अब इस मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी, इसके अभिभावक की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि ये गोरों का काम है, गोरों को ये हिफाजत करनी है। गोरे अब अभिभावक होंगे, पैटर्न होंगे, तो हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ की यही इच्छा है। तो ऐसा कह के लोगों को, जो आम व्यक्ति विरोध करता, जनता विरोध करती, तो वो विरोध भी दब गया। और राजा मुकुल देव सेकंड तो पहले ही समझौता कर चुके। तो जब उनके राज्य से होकर अंग्रेजों की सेना उत्तर की ओर आगे बढ़ रही थी, तो कोई विरोध का सामना उनको नहीं करना पड़ा, और 18 सितंबर को पुरी पर उनका पूरा अधिकार हो गया। जय राजगुरु बहुत परेशान, पर कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि राजा ने समझौता कर रखा है। वो क्या करते? अंग्रेज सेना आगे बढ़ती है, और 4 अक्टूबर को दांड मुकुंदपुर स्थान पर उनकी मराठों की सेना के साथ टक्कर होती है। उसमें मराठे हार जाते हैं। अंग्रेज सेना और आगे बढ़ती उत्तर की तरफ, और 14 अक्टूबर को कटक के बाराबाती दुर्ग पर उनका कब्जा हो जाता है। तो 14 अक्टूबर को कटक पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है,
और विवश होकर मराठों को फिर 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है, जो देवगांव संधि कहलाती है। और इसके बाद उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों का उड़ीसा पर अधिकार हो गया, यही अंग्रेज चाहते थे और यही समझौता किया था मुकुंददेव सेकंड ने। तो मुकुंददेव सेकंड अब चाहते थे कि जो प्रॉमिस किया था 1 लाख रुपए, उसमें से 10,000 रुपए उन्होंने एडवांस भिजवा दिया था कि बाकी अब 90,000 रुपए भी दें, और वो 4 परगना लिंबाई, सिराई, रहांग और 24 कुद वो भी अब अंग्रेज हमें सौंपे। पर अंग्रेज किसको सौंपने वाले थे? ऐसे ही लड़ाते आए थे ना अभी तक, तो वो फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, यही तो था। अब खोरधा के राजा को मराठों के विरुद्ध खड़ा किया और अपना काम निकाल लिया, और ये मूर्ख राजा हमारे उनकी बातों में आते रहे। वो किसको देने वाले थे? उल्टा अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया कि वहां जो भी और भी छोटे मोटे जितने भी राजा थे, सबको कहा कि अब उड़ीसा के हम मालिक हैं, और कल तक जो टैक्स, जो चौथ तुम देते थे मराठों को, अब वो हमें देना है। अब बाकी ने तो चलिए मान ली होगी वो बात, पर खोरदा के लिए तो ये मानना आसान नहीं था। खोरदा कैसे माने? तो जय राजगुरु ने अब कहा राजा से कि देखिए, मेरे मना करते करते आपने संधि की और आज क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। उधर अंग्रेजों ने खोरदा के राजा को कहा कि आप देखिए, राजगुरु को हटाइए, बाकी बातें बाद में होंगी। अब जय राजगुरु वो इतने पॉपुलर हैं खोरदा में, वो ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, वीर हैं, उन्होंने पूरा जीवन दे रखा, खोरदा को विवाह तक नहीं किया था। राजा चाहे भी तो नहीं हटा सकता, सारी जनता उनके साथ है। तो मना कर दिया मुकुंददेव ने कि मैं नहीं हटा सकता। अब अंग्रेजों ने कहा तो चलो ठीक है, तुम एक काम करो, जय राजगुरु को हमारे पास भेजो, लेट अस डिस्कस, क्या लेना है क्या देना हम बैठ के डिस्कस करते हैं। अब जय भी जानते थे कि मामला तो बिगड़ चुका है, पर कोई उपाय नहीं है। 20 फरवरी 1804 को अंग्रेजों का पत्र मिलता है मुकुंददेव को, राजा को, कि आप कटक कर्नल हारकोट से बातचीत करने भेज दीजिए जय राजगुरु को। 11 मार्च 1804 को 2000 बहादुर पाइकों की सेना लेकर जय राजगुरु कटक की ओर कूच करते हैं। कटक पहुंचते हैं, बाराबाती दुर्ग पर अब अंग्रेजों का कब्जा है। वहां कर्नल हारकोट से उनकी नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं। जय राजगुरु कहते हैं कि देखो, तुम्हारे प्रस्ताव को हमारे राजा मुकुंददेव सेकंड ने एक्सेप्ट कर लिया था। तुमने 1 लाख रुपए और वो 4 परगने देने थे, सिर्फ 10,000 रुपए दिए हैं, बाकी 90,000 रुपए और वो 4 परगना दो। अंग्रेजों ने तो वही किया जो कभी दुर्योधन ने किया था कि सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं मिलेगी, और 90,000 भूल जाओ, तुम टैक्स की बात करो कितना दोगे। खैर, जय राजगुरु नेगोशिएट करते हैं, वो अड़ते हैं कि बिल्कुल नहीं, फिर तो जो होगा जीवन मरण, जो होगा युद्ध होगा। और अल्टीमेटली कर्नल हारकोट 40,000 रुपए देने को तैयार होता है कि 40,000 रुपए हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और बाकी कोई परगने भी नहीं मिलेंगे। अब जय जानते हैं कि देखिए, युद्ध तो इनके साथ होना ही है, लड़ना तो है ही, 40,000 ही ले लेते हैं, कम से कम सेना खड़ी करने के तो काम आएंगे। 40,000 रुपए लेके कटक से जय राजगुरु अपने सैनिकों के साथ वापस आते हैं खोरदा, और आके भला बुरा सुनाते हैं मुकुंददेव सेकंड को कि तुमने ये क्या किया। उड़ीसा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और आज हम उनको टैक्स देंगे, ये हालत हो गई। जय कहते हैं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा अंग्रेजों के विरुद्ध, मैं समझौता नहीं करूंगा। अपनी मातृभूमि पर उन गोरों के पांव पड़े, मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। वो गांव गांव जाते हैं और सेना में भर्ती शुरू करते हैं। जिस घर में एक ही पुत्र था उसको कहते हैं नहीं, इसको सेना में आने की आवश्यकता नहीं है। जिसके घर 2 या 2 से ज्यादा थे तो कहते हैं कि कम से कम एक बेटा जरूर सेना में शामिल हो, अपने देश की मुक्ति के लिए, अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़े। इसके बाद खोरदा के वीर सैनिकों का कई जगह टकराव होता अंग्रेजों के साथ, गोरिल्ला हमले करते हैं ये।
बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। और फिर अंतिम लड़ाई होती है दिसंबर 1804 में, जिसको बैटल ऑफ ब्रुनेई हिल्स कहा जाता है। वहाँ खोरदा के दुर्ग किले के साथ ही जो पहाड़ियाँ हैं उनको ब्रुनेई हिल्स कहते हैं। वहाँ वो अंतिम लड़ाई होती है। सामने बड़ी विशाल सेना है अंग्रेजों की और ये गिनती के वीर सैनिक, लेकिन जय राजगुरु तक अंग्रेज पहुंच नहीं पाते। आखिरकार वो लालच, वो दाना फेंकते हैं। और ये अपने देश का दुर्भाग्य ही है कि इस धरती पर अगर वीर पृथ्वीराज चौहान जन्म लेते हैं तो कोई जयचंद भी पैदा हो जाता है। सिराजुद्दौला को मारने वाला, हराने वाला मीर जाफर पैदा हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ लोग बिक गए और जय राजगुरु उनकी धोखे से, गद्दारी से गिरफ्तार कर लिए गए। पर राजा मुकुंददेव सेकंड को उन्होंने सेफली वहां से निकाल दिया था। जय राजगुरु गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों ने मुकदमे का नाटक किया, उनको मृत्यु दंड सुनाया और फिर 6 दिसंबर 1806 को एक बरगद के पेड़ पर जय राजगुरु को उल्टा बांध दिया। 2 टहनियों, एक टहनी के साथ एक टांग और दूसरी टहनी के साथ दूसरी टांग। देखिए निर्ममता, निर्दयता, नृशंस कितने हो सकता है कोई, कितना बर्बर हो सकते हैं। उस वीर जय राजगुरु की एक टांग को एक टहनी से, दूसरी टांग को दूसरी टहनी से, टहनी को मोड़ के बांध दिया और उसके बाद उन टहनियों को छोड़ दिया। जैसे ही वो टहनी अलग हुई, जय राजगुरु का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। इस निर्ममता से अंग्रेजों ने वीर जय राजगुरु को मारा था। 6 दिसंबर 1806 को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जय राजगुरु बलिदान हुए। खोरदा उड़ीसा का अंतिम राज्य था जिस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। बाकी उड़ीसा पर वो पहले कब्जा कर चुके थे, लेकिन 1804 तक खोरदा का किला आजाद था, स्वतंत्र था। जय राजगुरु के बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। और फिर वर्ष 1817 में बक्सी जगतबंधु विद्याधर, फिर वो खड़े होते हैं उसी मिट्टी में जन्मे बक्सी जगतबंधु विद्याधर, फिर वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को हर पिछली पीढ़ी ने अपने बलिदान से प्रेरित किया। तो धीरे धीरे वो संघर्ष, वो बलिदान रंग लाए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इस स्वतंत्रता में उन सभी ज्ञात अज्ञात बलिदानियों की कुर्बानी, उनका बलिदान वो व्यर्थ नहीं गया था। उनको नमन की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी तक वो बलिदान पहुँचे, ये प्रयास हमारा रहेगा। निरंतर आप तक ऐसी नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।